आज हम चर्चा करेंगे गणित शिक्षण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स। देखिए, प्रत्येक विषय की अपनी डिफरेंट विधियाँ होती हैं शिक्षण करने की। ऐसे ही गणित शिक्षण की भी कुछ विधियाँ हैं। उन विधियों के माध्यम से ही हम गणित शिक्षण को उत्तम विधि से कर सकते हैं। इससे पहले अगर हम चर्चा करें तो बहुत सी विधियाँ आप लोग यूज करते होंगे, जैसे लेक्चर मेथड है, व्याख्यान विधि है, लेबोरेटरी मेथड है, प्रयोगशाला विधि है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, व्याख्यान कम प्रदर्शन विधि है ना, प्रश्नोत्तर विधि है, क्वेश्चनिंग विधि है, वाद विवाद विधि है। इन सभी विधियों को अन्य विषयों में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जब गणित शिक्षण की बात आती है तो गणित शिक्षण में ना ही लेक्चर मेथड से आप टीचिंग कर सकते हैं, ना ही लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से आप टीचिंग कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए हमें आवश्यकता होती है उस विषय से संबंधित टीचिंग की। ठीक है ना। जैसे आप विज्ञान में टीचिंग कर रहे हैं तो लेबोरेटरी मेथड ये इम्पॉर्टेंट मेथड है, एक अच्छा शिक्षण विधि है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, एक अच्छी विधि है ना। ऐसे ही गणित शिक्षण में 4-5 विधियां हैं। उन विधियों के माध्यम से अगर हम शिक्षण करें तो हम उत्तम विधि से शिक्षण कर सकते हैं। जैसे पहली विधि है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव डिडक्टिव मीन्स आगमन निगमन विधि। इंडक्टिव, आगमन, डिडक्टिव, निगमन। जब आगमन और निगमन विधि का हम प्रयोग करते हैं तो आगमन विधि में क्या करते हैं? आगमन विधि में हम कोई उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से नियम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। जैसे एक हमने चक्रवृद्धि ब्याज का एक उदाहरण ले लिया और उस उदाहरण को हम सॉल्व करते हुए सामान्य ब्याज के P/R/T/100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करते चले गए तो पहले वर्ष का जो ब्याज हुआ वह मूलधन में जुड़ गया। अगले वर्ष का जो मूलधन होगा वह पहले वर्ष का ब्याज प्लस मूलधन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम आगे चलते हैं इंडक्टिव मेथड में तो पहले उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। मीन्स डायरेक्टली हम किसी फार्मूले का यूज नहीं करते हैं और हम जो उदाहरण हमें मिला हुआ है उस उदाहरण से नियम की ओर पहुंचते हैं। इसके जस्ट अपोजिट डिडक्टिव मेथड है। डिडक्टिव मेथड में क्या करते हैं? डिडक्टिव मेथड में सीधे सीधे हम उस फार्मूले के माध्यम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए a+b के होल स्क्वायर का हमें एक फार्मूला पता है, = a² + b² + 2ab, ये फार्मूला होता है। अब हमें मिला है x + 2y का होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे और उससे जो भी सोल्यूशन आएगा वह डिडक्टिव मेथड कहलाएगा। तो इंडक्टिव मेथड मीन्स उदाहरण से नियम की ओर, डिडक्टिव मेथड नियम से उदाहरण की ओर। ऐसे ही एनालिटिक मेथड और सिंथेटिक मेथड है। एनालिटिक मीन्स है विश्लेषण और सिंथेटिक मेथड है संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब है कि किसी भी कंटेंट को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके हम उसके उत्तर तक पहुँचें। ठीक है ना। एनालिटिक, एनालिसिस करके उसके उत्तर तक पहुँचे, जो हमें ज्ञात है उससे अज्ञात की ओर हम पहुँचे। इससे जस्ट अपोजिट हम सिंथेटिक मेथड का जब यूज करते हैं तो सिंथेटिक मेथड में क्या करते हैं कि जब हमें कोई प्रॉब्लम मिली हुई होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम मिली हुई होती हैं, उन प्रॉब्लम को एक ही उसमें कंसर्ट करके, एक ही रूप में एकत्रित करके उसको हम प्रदर्शित करें, दैट इज़ कॉल्ड सिंथेटिक मेथड। एनालिटिक मेथड मीन्स छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके हम उसको सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और सिंथेटिक में बहुत सारे पार्टों को एक साथ एकत्रित करके हम उसके सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल जैसे इससे ही पता लग रहा है कि समस्या समाधान विधि, कि जो भी प्रॉब्लम हमें मिली है उस प्रॉब्लम को कैसे हमें सॉल्व करना है वह प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में आती है। तो
तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, उन स्टेप्सों को आप सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम, क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम, है ना, और सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, लिमिटेशन ऑफ प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स के इन तमाम कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड में क्या होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों को आपको पढ़ाना है तो क्या करते हैं कि हम खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमें अंकों का ज्ञान कराना है तो हम सीधे सीधे एक कहानी बना लेते हैं कि एक थी राजा की बेटी, 2 दिन से वो पलंग पे लेटी, 3 डॉक्टर देखने आए, 4 दवा की पुड़ियाँ लाए। इस प्रकार से 1 2 3 4 का ज्ञान हम प्ले प्ले में उनको कराने का प्रयास करते हैं। बच्चों को प्लेइंग कार्ड के माध्यम से बहुत सारे प्लेइंग कार्ड दे दिए तो 1 2 3 आप प्रत्येक प्लेइंग कार्ड पे लिखवाते चलिए, यानी कि सैम्पल बनाते चलिए, तो ये हो जाता है प्ले वे मेथड। उसके बाद आता है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में प्रयोगशाला विधि में जब हम कुछ बड़े बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, यानी माध्यमिक स्तर पे कहिए या फिर उच्च स्तर पे कहिए, वहाँ हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हम लेबोरेटरी मेथड का यूज करते हैं। लेबोरेटरी मेथड में जैसे हमें ट्रायंगल पढ़ाना है, रोम्बस पढ़ाना है, ठीक है ना, चतुर्भुज पढ़ाना है, पंचभुज पढ़ाना है, तो ट्रायंगल पढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम 3-4 स्टिक ले जाएंगे, स्टिकों को एक स्टिक को दूसरे स्टिक से जोड़ा, दूसरे स्टिक को तीसरे स्टिक से जोड़ा। तो ये क्या होता है, लेबोरेटरी में हम विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर्स, मैथमेटिशियन ऑपरेटर्स बना के बच्चों को दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इससे डिफरेंट एक और प्रोजेक्ट मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से भी बच्चों को गणित शिक्षण कराया जाता है। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, परियोजना दे दी जाती है। उस परियोजना के माध्यम से बच्चे स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन का होता है, उसमें टीचर केवल गाइडलाइन प्रदान करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बच्चे कैसे कैसे अपने प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। अब आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के प्रिंसिपल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पर्पज़, यानी कि क्या उसका पर्पज़ है, क्या उद्देश्य है। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी, किन किन एक्टिविटीज़ को उसमें करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि कैसे कैसे एक्सपीरियंस बच्चे को लेना है। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एक्सपीरियंस, तो क्योंकि जो प्रोजेक्ट वर्क होता है वह समाज में जाकर किया जाता है, सोशल उसमें किया जाता है, इसलिए सामाजिक एक्सपीरियंस कैसे उससे लिया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिटी, यानी वास्तविकता, कैसे हमने उस प्रोजेक्ट को जाके कंप्लीट किया है, कैसे किन किन परिस्थितियों में उसको कंप्लीट किया। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, यानी कितनी आज़ादी से, क्योंकि इसमें किसी का आधिपत्य नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता, आपको अपने फील्ड में जाकर उस प्रोजेक्ट पे वर्क करना होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, कितनी उपयोगिता है वर्तमान समय के लिए, हमारे लिए या फिर समाज के लिए, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें कितना यूटिलाइजेशन है। प्रिंसिपल्स ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन मीन्स सहसंबंध, मीन्स जितने, जैसे ग्रुप में आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो उसमें आपने किस प्रकार से एक दूसरे से कोरिलेशन बना के उस कार्य को संपादित किया है। स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, क्रिएटिंग ऑफ सिचुएशन, पहले जो प्रोजेक्ट प्रदान करने की है वो सिचुएशन किस प्रकार से क्रिएट की जा रही है, कैसे कैसे हमने वो सिचुएशन बनाई जिससे बच्चों को प्रोजेक्ट के लिए प्रोत्साहित किया और उसके बाद बच्चों को प्रोजेक्ट प्रदान किया गया, फिर बच्चों ने उस प्रोजेक्ट पे अपना वर्क किया और लास्ट में हमें एवल्यूशन के लिए दिया और उसका जनरली रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद रोल ऑफ टीचर इन प्रोजेक्ट, तो देखिए टीचर का सिर्फ और सिर्फ रोल जो होता है एक साइड के रूप में, गाइड के रूप में होता है, फ्रेंड के रूप में होता है, फिलॉसफर के रूप में होता है। दूसरा फ्रेंड, गाइड, वर्किंग पार्टनर के रूप में, क्योंकि बच्चे को प्रोजेक्ट बनाते समय, प्रोजेक्ट पे वर्क करते समय किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं देना चाहिए। ऐसे ही वर्क कलेक्टिविटी का है, कोऑपरेटिविटी का है, इस प्रकार के जो वर्क हैं उनको हम किस प्रकार से बच्चों को गाइड कर सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, ही आल्सो हेल्प हिज स्टेटस ऑफ अबाउट मिस्टेक, इसमें कुछ मिस्टेकों को अबाउट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप कंट्रीब्यूट ऑफ द
समथिंग। तो जिन ग्रुप में अगर कोई प्रोजेक्ट प्रदान किया गया है तो सभी बच्चों को कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, योगदान उसमें दिया जाता है। तो ये होता है रोल ऑफ टीचर। टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ हेल्पफुल पर्सन के लिए होता है, केवल एक सहयोगी के रूप में होता है, फ्रेंड के रूप में होता है, वर्किंग पार्टनर के रूप में होता है। किसी प्रकार का प्रेशर आप बच्चे पे उस समय नहीं दे सकते। नेक्स्ट आता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड को आप ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। इन करैक्टरिस्टिक्स के माध्यम से आप इस प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से एक उत्तम शिक्षण कर सकते हैं। तो गणित शिक्षण की जो भी विधियां हैं, इन विधियों के माध्यम से अगर आप शिक्षण कार्य बच्चों को कराएंगे, स्टूडेंट्स को कराएंगे, तो दे आर ऑल गुड टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग ऑफ आवर क्लासरूम। क्योंकि अपने क्लासरूम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें कोई ना कोई थीम बना के चलनी पड़ती है। उस थीम के अकॉर्डिंग अगर टीचिंग करें, स्टेप बाय टीचिंग करें, तो हम एक गुड टीचर के अकॉर्डिंग शिक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें हम किसी अन्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप नियमित अध्ययन करते रहिए, और क्योंकि नियमित अध्ययन ही सफलता की ये कुंजी है। धन्यवाद।